नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं यूपी की बात। आज के शो में कई बड़ी खबरें हैं, यूपी से जुड़े तमाम अपडेट हैं और एक-एक करके हम लोग चर्चा करेंगे हर खबर पर। रोजाना की तरह लखनऊ से मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी उत्कर्ष। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शो। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि मीटर जांच और बकाया की वसूली के नाम पर बिजली उपभोक्ता का उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए। उत्कर्ष, इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, कौन लोग मीटिंग में मौजूद थे और इस मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ है? देखिए, महत्वपूर्ण रूप से दो बड़ी बातों के लिए बैठक आयोजित हुई थी वरुण। सबसे पहली बात ये थी कि एक तो जो आपने भी कहा कि उपभोक्ताओं को दिक्कत ना हो। पिछले कुछ समय से हमने देखा है उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती से लेकर बिजली की मांग, आपूर्ति, रेट, तमाम ऐसी चीजें जिसमें उपभोक्ताओं को दिक्कत हुई है। दाम लगातार बढ़े हैं, कटौती काफी हुई है, गर्मी इस बार काफी थी, लोड रहा और लोड कैपेसिटी क्यों नहीं पूरी हो पाई। तो एक बात तो ये थी। दूसरा एक ये था कि उत्तर प्रदेश को आने वाले वक्त के लिए बिजली की जरूरतों के लिए तैयार करना। तो जो नए पावर प्लांट लगने हैं उनका एक रिव्यू होना था, लेकिन ये रिव्यू सिर्फ पावर प्लांटों तक सीमित नहीं रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो तीन महत्वपूर्ण बातें कही हैं इस बैठक में। पहला, उन्होंने कहा कि बिलिंग कलेक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाना एक चुनौती है, लेकिन इसके लिए काम करिए। मतलब सरकार वसूली जो करती है बिलों की, या जो उसको तमाम जो पैसे आते हैं वो ठीक होना चाहिए, लेकिन इसी काम में। और उन्होंने चुनौती इसलिए कहा कि उन्हें इस सिस्टम में काफी दिक्कतें हैं उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में। उन्होंने कहा कि गलत बिल या विलंब से बिल ये उपभोक्ताओं को निराश करता है, क्योंकि पहले तो वो ऑलरेडी बिल दे रहे हैं। उस बिल में कई तरीके के टैक्स होते हैं जो वो दे रहे हैं, कई तरीके के सुविधा शुल्क होते हैं जो वो दे रहे हैं। उसके बावजूद उपभोक्ता अपने बिल को करेक्शन कराने के लिए खुद लाइनों में लगता है, परेशान होता है। तो वो नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात जो आपने भी कही थी कि मीटर की जांच या बकाया वसूली के नाम पर उत्पीड़न ना हो। हमने कई ऐसे उदाहरण देखे जहां पर मीटर जांच के नाम पर, बकाये के नाम पर नोटिस भेजना, बुलाना, ट्रिब्यूनल के सामने बुलाना, सक्षम जो संस्थाएं होती है उनके सामने बुलाना, और कई बार वो मामले बाद में खारिज हो जाते हैं। मतलब बिजली विभाग उन मामलों में हार जाता है, उसका पक्ष या उसका दावा सही साबित नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। जहां मैंने कहा कि जरूरतों के हिसाब से, उन्होंने कहा कि नए सब स्टेशन जहां बनाने हैं तो वो 5 सालों का एक लक्ष्य बनाइए और वहां हर जगह तय कर लीजिए कि आपको सब स्टेशन कहाँ कहाँ बनाने हैं। थर्मल इकाइयों से जो पावर प्लांट बनने हैं उस पर काम करिए। और इसके अलावा एक जो यूनिक कॉन्सेप्ट है, प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना, और उन्होंने कहा कि बिजली विभाग इसका प्रचार प्रसार करे। और ये दरअसल क्या है कि लोग अपने यहाँ खुद सोलर पैनल लगाएं, अपने यहाँ जो जरूरत की बिजली है वो खुद उत्पादित करें, और इसके साथ साथ जो लोग अपने उत्पादित करेंगे उनसे जरूरत पूरी होगी, और सरकार बकायदा इसके लिए एक तरीके से मान के चलिए कि सब्सिडी भी देगी। और आखिरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जैसे नगर निगम अयोध्या को एक सौर नगर निगम बनाया गया, वहां पर सोलर क्षमता डेवलप की गई। उन्होंने बोला प्रदेश की बाकी नगर निगमों में भी ये होना चाहिए, सोलर क्षमता डेवलप हो, ताकि हम परंपरागत जो बिजली के उपयोग की चीजें होती है, जैसे हम कोयले बेस्ड प्लांट देखते हैं या जल बेस्ड प्लांट देखते हैं, उन पर निर्भरता हमारी कम हो। क्योंकि कोयले से प्रदूषण और गर्मी बढ़ना या पानी की दिक्कत हम गर्मी के दिनों में देखते हैं कि उतना फ्लो नहीं मिलता, स्टोरेज नहीं मिलता, तो वो दूर करते हुए तो एक फ्यूचरिस्टिक मॉडल था और एक उपभोक्ताओं की दृष्टि से मीटिंग थी। और दोनों ही तरफ से जो कमेंट है वो मैंने आपको बताया। बिल्कुल। महाराष्ट्र और हरियाणा में कुछ वक्त के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरह गठजोड़ कर यूपी में हुए आम चुनावों में प्रदर्शन किया, वैसा ही कुछ महाराष्ट्र और हरियाणा में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे तमाम कयास राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं। उत्कर्ष, इस मामले में ताजा अपडेट क्या है, क्या जानकारी है? एक इनसाइट दे देता हूं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, उनसे कुछ देर पहले मैं मिलकर आ रहा था। एक कर्टसी मीटिंग थी, लेकिन इस मीटिंग के बावजूद जो अक्सर होता है, हम लोग अपने पेशे से इतने जुड़े होते हैं कि कर्टसी मीटिंग्स में भी वो सवाल पूछते हैं जो शायद किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछे। और गठबंधन को लेकर मैंने उनसे सवाल पूछा बहुत साफ तौर पर। मैं कांग्रेस के खामे से पहले आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हालिया मुलाकात हुई है मेरी। तो उन्होंने एक बात साफ कही कि हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, और ये मैंने एक बार कोट किया था अपने इसी शो में, मैंने कहा था कि कांग्रेस इस बात को लेकर बहुत क्लियर है कि गठबंधन पर कोई भी फैसला प्रदेश स्तर से नहीं होगा। कोई भी एक ऐसा बयान जो समाजवादी पार्टी को बुरा लग जाए, हल्का माना जाए, वो ना हो। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके समकक्ष कोई नेता यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, मैंने पहले भी कहा था इसमें 2 एक्सेप्शन और जोड़ लीजिए या फिर 3,
दूसरे जो दो एक्सेप्शन है उनमें प्रियंका गांधी आ जाती हैं, केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के संगठन महासचिव है वो आ जाते हैं। और अगर इन सबको भी आप अलग कर दे तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं फिर वो एक हल्के एक्सेप्शन के तौर पर कि कुछ कम्युनिकेशन करना हो, कोई बात रखनी हो, बातचीत शुरू करनी हो, वहां पर ही आ सकते हैं। लेकिन चार बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस की ओर से बात करेंगे और समाजवादी पार्टी की ओर से आखिरी फैसला अखिलेश यादव ही लेंगे। अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं दरअसल पक क्या रहा है, एक तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। कल हमने देखा कि उपचुनाव हुए, परसों हमने देखा जब परिणाम सामने आए और तमाम उपचुनावों के परिणाम आए जहां विधायकों के सांसद बनने से सीट खाली हुई थी। उत्तर प्रदेश में ऐसी 9 सीटें हैं लेकिन कोई ऐसी नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हुआ है, तो अभी उपचुनाव थोड़ा दूर दिख रहे हैं। दूसरा, ऐसा लग रहा है कि जब उपचुनाव उत्तर प्रदेश के आएंगे उसी वक्त पर हरियाणा और महाराष्ट्र के जो चुनाव हैं वो सामने आ चुके होंगे। उनको लेकर जो पूरी की पूरी जो जोर लगता है, जो नोटिफिकेशन होता है, आचार संहिता होती है, शायद उतनी स्थिति भी आ जाए। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि उसका भी फैलाव हो, उसका भी विस्तार हो। अच्छा मौका मिला है, इतनी सीटें जीती हैं और 37 सीटों को जीतने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर खुद दिख रहे हैं, खुद अखिलेश यादव सांसद बने रहे, ये एक संकेत दिखाता है कि वो केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं और केंद्र की राजनीति यानी राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर अपनी पार्टी का फैलाव। तो वो चाहते हैं कि हरियाणा में और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को सीटें मिले। अब आपको एक अंदर की बात बताता हूं, इन दोनों ही पार्टी के अंदर सपा और कांग्रेस एक धड़ा ऐसा भी, एक फ्रिक्शन ऐसा भी है जिसका ये सोचना है, देखिए वो तय करने की हालत में नहीं है, वो सोच सकता है, वो शायद सलाह दे सकता है, बात कर सकता है। उनका ये मानना है कि हमको सीटों के पेच को लेकर किसी तरीके से बैकफुट पर नहीं जाना चाहिए, यानी उपचुनाव में कांग्रेस यहां ज्यादा सीटें चाहती है और हरियाणा और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें चाहती है। ये इन धड़ों का मानना है कि हमें बैकफुट पर नहीं जाना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो हम अकेले चुनाव में चले जाएं, यानी कि गठबंधन कायम रहे लेकिन एक फ्रेंडली फाइट हो, जैसा कि पंजाब में देखा गया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस आमने सामने लड़े, या फिर जैसा केरल में देखा गया जहां लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई में थे। तो गठबंधन भी ना टूटे लेकिन दोनों को अपने संगठन विस्तार का मौका मिले। अब ये एक सुगबुगाहट है जो अंदर की खबर है कि ये भी शुरू हुई है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि किसी एक धड़े के या किसी भी बहुत बड़े धड़े के भी चाहने से कुछ नहीं होना है। आखिर में 5-6 बड़े चेहरे हैं जो मिलकर ये तय करेंगे, जो ये सारी बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन होगा उनके बीच में और वही तय करेंगे। और मुझे लगता है इंतजार थोड़ा सा इस बात को लेकर भी हो रहा है वरुण, कि थोड़ा सा चुनावों की ना नोटिफिकेशन जारी हो। तब तक क्या होता है, पार्टियां अपना इंटरनल सर्वे करा चुकी होती हैं, सीट दर सीट करा चुकी होती है, तो उनको भी मालूम है कि अच्छा अगर मान लीजिए सपा को पता चल जाए कि कौन सी 3 सीटें हैं या 4 सीटें हैं, जो भी एन नंबर ऑफ सीटें हैं जहां पर वो थोड़ी कमजोर पा रही है, तो शायद वो उनको कांग्रेस को ऑफर करने में उनको बहुत दिक्कत ना हो। ऐसे ही हरियाणा और महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस को ऐसा लगे कि कुछ एक ऐसी सीटें हैं जहां पर वो बहुत मजबूत नहीं है, तो शायद वो समाजवादी पार्टी को लड़ाने में उनको बहुत दिक्कत ना हो। सबसे पहले ऐसी सीटों का चुनाव होता है। तो अंदर खाने 2 तरीके की थ्योरियां चल रही हैं, एक तो कि बेहतर परिणाम आ जाए, गठबंधन और मजबूत हो और ऐसी नंबर ऑफ सीट तय हो जाए जो फायदा करे दोनों को ही, और ताकि एक जीत और मिलेगी ना। जब देखिए उपचुनाव और विधानसभा चुनाव अगर ये जीत का क्रम जारी रहा तो आप समझ जाइए कि इंडिया का जो कॉन्फिडेंस होगा वो और कितना बढ़ेगा। फिर वो लोकसभा की जीत इकलौती जीत नहीं कही जाएगी, या उपचुनाव तो आए तो कॉन्फिडेंस हमने देखा, आगे हम उस पर बात भी करेंगे। लेकिन जो दूसरा धड़ा है वो संगठन की दृष्टि से सोच रहा है कि अगर हम अकेले लड़ते हैं तो संगठन बड़ा होता है। अब दोनों में से कौन सी सोच जीतती है, मैंने आपको चेहरे बता दिए हैं, वो 5 चेहरे मिलकर या उन 5 चेहरों में से आमने सामने जो बैठकी होगी वो 2 बनाम 1 की ही होगी, तो वो तय कर लेंगे। ठीक है, चलिए तीसरी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ में भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई, आत्ममंथन हुआ, तमाम चीजों पर चिंतन हुआ, स्वागत भाषण उपलब्धियों के गुणगान हुए, बैठक का समापन हो गया। उत्कर्ष, इस बैठक में क्या क्या हुआ, कौन कौन इस बैठक में शामिल हुआ और क्या चर्चाएं इस बैठक के दौरान हुई? देखिए कौन कौन हुआ पर तो शायद बहुत ज्यादा भीड़ वाली कार्य समिति थी या कार्यकारिणी की बैठक थी। मंडल स्तर से नेता बुलाए गए थे, और मंडल मतलब वो जोन नहीं होते जो हम लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से पढ़ते हैं। भाजपा ने संगठन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में अपने मंडल अलग बनाए हुए हैं, तो हर मंडल के अध्यक्ष वहां से लोग आए, उसके ऊपर क्षेत्र अध्यक्ष से लोग आए, प्रांत से लोग आए, फिर राज्य स्तर के लोग आए, तमाम विधायक, तमाम सांसद, हालिया उम्मीदवार, केंद्र के वो तमाम चेहरे जो कि उत्तर प्रदेश संगठन से जुड़े, जैसे हम स्मृति ईरानी को देख रहे हैं, अभी वो सांसद नहीं है लेकिन वो है, वो उस मीटिंग में थी। तो तमाम बड़े लोग, और उसके बाद मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां मौजूद थे। कई लोग आए। बोलने के क्रम में महत्वपूर्ण तौर पर जो भाषण हुआ प्रदेश के संगठन मंत्री धर्मपाल जी का, इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य
और ब्रजेश पाठक, इन सभी का संबोधन हुआ। लेकिन हासिल क्या रहा? दो तीन बड़े पॉइंट हैं, और मैं अपने सहयोगी आदर्श से भी इस विषय पर बात कर रहा था वरुण, तब भी मैंने एक बात कही थी, वो ये कि पहला, इस बैठक में हार के कारणों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मतलब हार के कारणों पर बात बहुत कम हुई। यूं कह लीजिए कि हार की जो इंटरनल जिम्मेदारी तय होनी थी, जिस बारे में कयास लग रहा था, उस पर कोई बात ही नहीं हुई, वो जिम्मेदारी तय नहीं हुई। भाजपा ने इंटरस्पेक्शन जिसको कहते हैं कि खुद में आत्ममंथन, आत्म अवलोकन, वो थोड़ा कम किया। इस बैठक का जो एक मूल निकल कर आया, ज्यादा कार्यकर्ताओं को एड्रेस करना शामिल रहा, कार्यकर्ताओं का मोरल बढ़ाना, उनका विश्वास बढ़ाना। एक एक बयान देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता को बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है। केशव मौर्य, उन्होंने कहा कि आपका दर्द मेरा दर्द है, या फिर संगठन कभी भी सरकार से बड़ा होता है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। तो सबके भाषणों में कार्यकर्ता शब्द तो आया, लेकिन कार्यकर्ता के लिए क्या, कुछ, कैसे, वो बहुत स्पष्ट नहीं था। दूसरी बात, कई सारी और खामियों पर बात हुई थी। प्रदेश की मीटिंग हुई थी, प्रदेश की मीटिंगों में हमने देखा था, रिव्यू मीटिंग हुई, 40 कमेटियां बनी, 80 लोकसभा सीटों की एक रिपोर्ट बनी। 26 तारीख को पिछले महीने की वो रिपोर्ट तैयार हो गई थी, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मंडलवार समीक्षा कर रहे हैं प्रदेश के सभी मंडलों की। उन समीक्षाओं में काफी कुछ कहा गया। मीटिंग जब हो रही थी, जब समीक्षा बैठक भाजपा की चल रही थी, तो हमने देखा कार्यकर्ताओं का विरोध, नेताओं के बयान, विरोधाभासी बयान, जिस पर वो बाद में पलट गए, सब कुछ हुआ, लेकिन इस पर बात नहीं। उस रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं हुआ, उस मंडलवार बैठकों का कोई जिक्र नहीं हुआ। अगर थोड़ा बहुत हार के बारे में बात हुई तो ये कह दिया गया कि विपक्ष का नैरेटिव ज्यादा चला, विपक्ष ने एक झूठा नैरेटिव बनाया था, वो उसमें कामयाबी हासिल कर पाए। थोड़ी बहुत बात, जो खरी बात जिसको हम कह सकते हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। उन्होंने कहा कि अति आत्मविश्वास एक चीज थी, वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने थोड़ा सा जिक्र इस बात का भी किया कि काउंटर नैरेटिव तैयार होना चाहिए। अगर एक नैरेटिव बन रहा है तो उसका काउंटर तैयार करिए, सोशल मीडिया पर खारिज करिए, बहसों पर खारिज करिए अगर कोई चीज बन रही है। कुल जमा फोकस तो उपचुनाव पर दिख रहा था कि हर कोई उपचुनाव जीतेंगे, 10 की 10 सीटें जीतेंगे, वो बात तो कर रहा था। कैसे जीतेंगे, जो गड़बड़ियां हुई वो कैसे ठीक होंगी, गड़बड़ियां क्या हुई, क्या जिम्मेदारी तय होगी, ये सवाल थोड़े अनुत्तरित रह गए इस कार्य समिति में, वरुण। ठीक है, चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के बाद बसपा लगातार नए प्रयोग करती दिखाई दे रही है। आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव की पूरी कमान आनंद कुमार और आकाश आनंद के हाथ में सौंप दी गई है। उत्कर्ष, बसपा का संगठन हरियाणा में कितना मजबूत है, बसपा की वहां सक्रियता कितनी है, क्या है, और अब हरियाणा को लेकर बसपा का प्लान क्या है? देखिए, एक बात तो है वरुण, जब आप बसपा को पढ़ते हैं, बहुजन समाज पार्टी को पढ़ते हैं, तो एक बात समझ आती है कि बसपा शायद इकलौती उत्तर प्रदेश की ऐसी पार्टी है क्षेत्रीय पार्टियों में जो कर्नाटक में भी विधायक कभी बना लेती है, या संसद बनवा लेती है वहां से, जो पंजाब में भी वोट पाती है, जिसके राजस्थान में तो दहाई की संख्या में विधायक होते हैं, एक दौर में मध्य प्रदेश में होते थे, छत्तीसगढ़ में जो एक वहां की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े चेहरों के साथ संगठन में होती है, और वही बात हरियाणा में आती है। दरअसल बसपा का जो मूल काडर वोट है, अगर उसको जात की दृष्टि से देखा जाए, जाति या उस समुदाय की दृष्टि से देखा जाए, उस एससी वर्ग की दृष्टि से देखा जाए, देखिए तमिलनाडु वाली तस्वीर हम चला रहे हैं, जब उनके प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई और मायावती वहां गई थी, तो वो संगठन या वो वोट बैंक जो है वो तो हर जगह मौजूद है। अब वो बसपा को डालता है कि नहीं डालता, ये एक सवाल हो जाता है। लेकिन मूल रूप से जो वर्ग बसपा के साथ जुड़ा रहा है, ये इस देश के तकरीबन हर राज्य में मौजूद है, और बसपा इस दृष्टि से अपना विचार रखती है कि उस एक वर्ग की बात करने वाली इनसे बड़ी पार्टी नहीं है। पार्टियां कई हैं, महाराष्ट्र में कई ऐसे संगठन हैं जो उस वर्ग की राजनीति या उस वर्ग से आते हैं, लेकिन अगर उसमें अगर आप काया के हिसाब से बात करें, अगर आप उसमें स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें, तो बसपा सबसे बड़ी हो जाती है। अब हरियाणा को लेकर प्लान क्या है? प्लान बहुत सिंपल है। प्लान ये है कि एक ऐसा राज्य है, काशीराम मूल रूप से पंजाब के रहने वाले थे, और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश आते हैं, इन दोनों के बीच में जो एक राज्य पड़ता है वो हरियाणा है, तो वो कनेक्शन बिल्ड किया जाए। अब बसपा को अपने फैलाव की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर निर्भरता बहुजन समाज पार्टी के लिए दिक्कत भी है, क्योंकि आप सिर्फ यही निर्भर हैं, रिजल्ट आपके अनुरूप आ नहीं रहे, पार्टी का जो स्वरूप है वो हर दिन छोटा होता जा रहा है, अगली पीढ़ी के जो कार्यकर्ता है उनका मोरल टूटता है, गिरता है। और हमने पहले भी इस पर बात की थी कि इसको संभालने पर एक व्यक्ति बहुत कारगर दिखाई देता है, वो है आकाश आनंद, और यही प्लान है। आकाश आनंद अब हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी की तमाम जिम्मेदारियों को उठाते देखे जाएंगे, और अगर हरियाणा में, जो आपने पूछा भूमिका क्या होगी, बहुत साफ कह दिया गया है, बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार या प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है।
वो नंबर 1 पार्टी नहीं, वो एक सहयोगी दल की भूमिका में होगी, यानी वो चुनाव में छोटी भूमिका में होगी। लेकिन उस भूमिका में अगर बसपा सफल होती है, मतलब वो जितनी भी सीटें जीत लड़ते हैं उसमें जो रेशियो लाते हैं, ये आकाश आनंद के भविष्य को पार्टी के अंदर और बेहतर डिफाइन करेगा। अभी उनका भविष्य तय है, लेकिन यही पद से उनको हटते भी हमने देखा और वापस आते भी हमने देखा है। लेकिन अगर आकाश आनंद रिजल्ट ला पाते हैं तो एक तो नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं में उनकी पैठ, उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। दूसरा, आकाश आनंद उस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अभी जिसका अनुभव उनका सिर्फ उत्तर प्रदेश एक चुनाव का रहा है, वो और एक बेहतर होगा। वो शायद उत्तर प्रदेश चुनाव से कुछ गलतियों को वहां करेक्ट कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे, और अगर वो सफलता पा पाते हैं तो शायद वो अगले पोस्टर बॉय होंगे। अभी उस पूरे पोस्टर में एक ही चेहरा दिखाई देता है, मायावती जी का, लेकिन आकाश आनंद शायद वो नेता हो पाएंगे जो एक गठबंधन को लेकर, लोगों को लाकर, जोड़कर और वोट बैंक को बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। ये जिम्मेदारी अलग अलग मौकों पर अलग अलग लोगों के पास रही है नेशनल कोऑर्डिनेटर की, लेकिन आकाश आनंद अगर सफल होते हैं तो वो शायद उन चुनिंदा नेशनल कोऑर्डिनेटर में से एक अलग बनकर उभरेंगे जो अगले पोस्टर बॉय के तौर पर देखे जा सकते हैं पार्टी के। वरुण, बिल्कुल। रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या में एनएसजी का हब बनाने की तैयारी हो रही है। एक टीम 17 जुलाई को यहां पहुंचकर मंदिर परिसर के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेगी। उत्कर्ष, राम मंदिर की सुरक्षा के लिए फिलहाल क्या इंतजाम है? एनएसजी अब यहां की सुरक्षा के लिए क्या प्लान कर रही है? देखिए, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जो श्री राम मंदिर है वहां पर है। एक तो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल फोर्स बनाई थी, एसएसएफ उसका नाम दिया था, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ये फोर्स मुख्य रूप से राम मंदिर और उस प्रांगण की सुरक्षा के लिए ही बनी थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय, जिसको लोक भवन कहा जाता है, वहां हम एसएसएफ की नियुक्ति देखते हैं। और अब एसएसएफ को बढ़ाकर, जैसे उत्तर प्रदेश में एसटीएफ बनी थी, उत्तर प्रदेश की यूपी एटीएस बनी थी, वैसे ही एसएसएफ बनी है और वो मुख्य रूप से ऐसी चुनिंदा जगहों पर तैनात रहेगी। तो एसएसएफ अब राम मंदिर की सुरक्षा कर ही रही है। खास तौर पर राम मंदिर के अंदर एसएसएफ के तमाम जो जवान हैं उनकी तैनाती है। बाहर के लेयर में भी कुछ लोग तैनात हैं, तो वो अपने हिसाब से उस व्यवस्था पे जहां जहां जरूरत होती है वो तैनात होते हैं। जो बिल्कुल बाहर का एरिया है वो उत्तर प्रदेश पुलिस और अयोध्या पुलिस के हवाले है, जिसमें ट्रैफिक से लेकर परिसर, भीड़, क्राउड कंट्रोल, ये सब कुछ शामिल होता है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स, क्योंकि ये जब से ये चीज थी तब से ही हमने देखा है कि पैरामिलिट्री या जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी तैनाती भी अयोध्या में रही है। कोर्ट केस के समय से ही, सुनवाइयों के समय से ही ये तैनाती रही है, वो है। अब एनएसजी क्यों? 2-3 कारण। एक, राम मंदिर अपने आप में जिस तरीके से तमाम धर्मावलंबियों के लिए, प्रभु राम को मानने वालों के लिए आस्था का केंद्र है, उतनी ही बड़ी एक तरीके से सिक्योरिटी हिट लिस्ट में भी उसको माना जाता है। अयोध्या में पहले भी आतंकी हमले हुए हैं जब मंदिर नहीं बना था, तो एक तो वो बैकग्राउंड है। दूसरा, लगातार वीवीआईपी मूवमेंट वहां बने होते हैं, ऐसे में हर बार अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था करनी होती है, तो वो पूरे परिसर को उस तरीके से सैनिटाइज करना होता है। एनएसजी का हब अगर अयोध्या में हो जाएगा, वहां पर एनएसजी सिक्योरिटी संभालेगी, तो कई सारे जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन एनएसजी के जरिए ही हो जाएगा। और तीसरी बात, एनएसजी उन चुनिंदा फोर्सेज में से है इस देश की जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो क्विक रिएक्टिव हैं। तो किसी भी ऐसी स्थिति में जब आपको, अगर खुदा ना खास्ता, ईश्वर ना करे, किसी तरीके की रिएक्शन की जरूरत पड़ती है, तो एनएसजी उस तरीके से तैनात, ट्रेंड और इक्विप होती है। मतलब उस तरीके से उनके पास हर वो साजो सामान होते हैं जो किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। और राम मंदिर की लोकप्रियता और उस स्थान की संवेदनशीलता को देखते हुए फैसला बेहद अहम है, और इन्हीं आधारों पर यह फैसला लिया भी गया है। वरुण, बिल्कुल। यूपी की कई नदी बाढ़ से प्रभावित हैं इन दिनों। लोगों को बहुत नुकसान ना हो, इसके लिए राज्य सरकार अलर्ट मोड में है। सीएम योगी खुद कई जगहों का दौरा कर चुके हैं। उत्कर्ष, मेरा आपसे सवाल ये कि यूपी के कितने जिले बाढ़ की चपेट में हैं, करीब कितने लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, और सरकार क्या कर रही है? देखिए, जहां तक बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या है, लगातार एक, जो मैंने आपको कहा भी था कि एक फ्लड बुलेटिन, बाढ़ बुलेटिन जो है वो सरकार की ओर से जारी किया जाता है, और वो इस बात को खासतौर पर ध्यान पर रखकर किया जाता है कि जो बाढ़ की स्थिति है उससे तमाम लोग अपडेट बने रहें। इस वक्त जो बताया जा रहा है, कल तक की जो आंकड़े हैं वो ये हैं कि उत्तर प्रदेश के 17 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से आंशिक, पूर्णतया या काफी ज्यादा तादाद में प्रभावित हैं। इन 17 जिलों के अलावा कई जिले ऐसे हैं जहां पर पानी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये तमाम चीजें हमने देखी। जहां तक आप प्रभावितों की संख्या की बात कर रहे हैं, तो
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीकों से मिला लें तो लाख लोग से ज्यादा ऐसे हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं, क्योंकि कई ऐसे हैं जो जहां पर पानी कम हो गया है, लेकिन वो प्रभावित इस तरीके से हैं वरुण, क्योंकि वो कैंपों में रह रहे थे, वापस उनको वो घर ठीक करने हैं, जो बाढ़ अपने साथ गंदगी कचरा लाता है वो एक व्यवस्था है। दूसरा, लोगों के घरों में पानी नहीं आया, लेकिन जहां वो खेती करते हैं वहां पानी आ गया तो वो प्रभावित हैं। कई लोग जिन जगहों पर जाते हैं और उन पर आश्रित हैं या जहां उनके व्यवसाय रोजगार है उन जगहों पर पानी भरा है तो वो प्रभावित है। तो संख्या लाखों में है बाढ़ प्रभावितों की। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, हम तस्वीरों में भी जो दिखा रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिनों के भीतर 4 जिलों का दौरा किया था। वहां पर वो गए थे। शाहजहांपुर और पीलीभीत 2 ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक बाढ़ का असर इस वक्त देखा जा रहा है, और कई मंत्रियों को कहा गया है कि वो वहां पर कैंप करें, ऐसे जिलों में जाएं अधिकारियों से। और जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक बाढ़ के आकलन को मौसम विभाग के साथ सामंजस्य बनाकर के अगर नदियों में पानी बढ़ने वाला है, बारिश और होने वाली है, अधिकारियों से कहा गया उस पर काम करिए, वो आकलन बेहतर होना चाहिए। दूसरी बात जो कही गई वो ये कही गई कि जो लोगों को सहायता मिलनी चाहिए वो तुरंत हो। ये ना हो कि बाढ़ आ गई, लोग अब सहायता मांग रहे हैं और उसके बाद आपकी सहायता पहुंचे। वो तस्वीरें सरकार नहीं चाहती कि आए, बाढ़ से प्रभावित लोग दिखाई दें। ठीक है, जहां पानी आ गया वो प्रभावित होंगे, लेकिन वो संकटों में फंसे दिखाई न दे। और तीसरा, चाहे वो कृषक हो, चाहे किसी की जमीन, पशु, घर, इन तमाम फसल, इन तमाम चीजों का अगर नुकसान हुआ है तो जो मुआवजा मिलना चाहिए वो तेजी से मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, और ये मॉनिटरिंग इस कदर हो रही है कि पिछले हफ्ते मैंने आपको तब भी बताया था, जो जानकारी हमारे पास सूत्रों के जरिए आई थी और फिर वो सार्वजनिक हुई कि कुछ एक अधिकारी जो कि जिनकी जिम्मेदारी थी बाढ़ के मुआवजे को लेकर, उनके खिलाफ शिकायतें मिली कि मुआवजे सही तरीके से नहीं बटे या उसमें पक्षपात हुआ या उस पर कार्रवाई शुरू नहीं हुई, उनके खिलाफ सरकार ने जांच बैठा दी। तो जो गड़बड़ी है, देखिए प्रकृति से जो आपदा आती है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद जो फौरी राहत सरकार दे सकती है, सरकार उसको लेकर एक संवेदनशीलता दिखा रही है। लेकिन आज ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यह आरोप लगाया है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ के बाद जो सरकारी मदद है वो नहीं पहुंची है, और जो दावों की बात होती है वो बहुत हवा हवाई से है। उन्होंने खुद कहा कि वो कुछ एक जिलों में दौरा करके आए, कुछ एक तस्वीरों को उन्होंने देखा है, उसको साझा कर रहे थे। उन्होंने आगे भी कहा कि हम भी उन जिलों में जाएंगे जहां बाढ़ आई हुई है, यानी कांग्रेस का संगठन वो आपको दिखाई देगा, और ऐसे में आपको ये भी दिखाई देगा कि जो सरकार के दावे हैं, और हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कि क्या सच्चाई है। तो ये 2 बातें हैं। अब बाढ़ को लेकर एक सियासी पहलू है जो वो भी खुल गया है वरुण जी। अखिलेश यादव का उपचुनाव पर एक बयान आया है। अखिलेश यादव ने उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत पर कहा कि ये जीत देश के नए नजरिए और नए जनजागरण की जीत है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, संविधान को लेकर बातें कहीं। उत्कर्ष, अखिलेश ने ये बयान कब दिया और इस बयान में उन्होंने और क्या कुछ कहा? सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव का ये बयान पोस्ट हुआ है। उपचुनावों के जब परिणाम सामने आ गए थे तमाम, उसके बाद उन्होंने इसे इंडिया की जीत बताया, गठबंधन की जीत बताया। इसके बाद एक बयान और है, उसकी भी चर्चा साथ में कर लें तो ये कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाएगा। एक तो उपचुनाव की जीत और इंडिया की बात उन्होंने कही, तो जो थोड़ी देर पहले आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे, एक इशारा यहां हो जाता है, और जो मैं आपको कहता था 2 धड़े हैं समाजवादी पार्टी के भीतर। तो अब अगर आगे उपचुनावों में जाना है या राज्यों में जाना है, तो आप जहां समाजवादी पार्टी नहीं लड़ी है, देखिए 13 सीटें थी, 13 में से 4 कांग्रेस ने और 4 तृणमूल कांग्रेस ने जीती, तो 8 ये होती हैं। एक डीएमके ने जीती, 9 होती है, और एक मैं मिस कर रहा हूं, शायद किसी एक अन्य दल ने, घटक दल ने जीती थी, 2 और ऐसे आई हैं, 3 घटक दलों के मिलाकर तो 11 और 2 की बात कही जा रही, 10 और 2, 10 इंडिया ने जीती। तो कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और एक घटक दल का नाम मैं इस वक्त भूल रहा हूं, और 2 सीटें भाजपा ने जीती, एक निर्दलीय के पास चली गई। तो ऐसे में ये कहा गया कि देखिए उसको इंडिया की जीत, जहां समाजवादी पार्टी कहीं नहीं जीती है, वहां अखिलेश यादव लिखते हैं इंडिया की जीत है। तो अब आपको इंडिया को लेकर आगे चलना होगा, तो गठबंधन के इशारे से मिलते हैं। इसके बाद कल बीजेपी की कार्यकारिणी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा था कि कांग्रेस भस्मासुर है, उसका साथ मत लीजिए। तो अखिलेश यादव ने इसके ठीक बाद एक और पोस्ट किया, और उससे पिछला पोस्ट यही था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। 2 पोस्ट बैक टू बैक आया, उनको उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नकारात्मक लोग नकारात्मक बात करते हैं, हम सकारात्मक हैं, इंडिया सकारात्मक था, सकारात्मक है, सकारात्मक रहेगा। तो इंडिया के क्रम में 2 पोस्ट बैक टू बैक अखिलेश यादव के आए। अब ये बताता है कि एक जो इंडिया है
जो उसमें गठबंधन में शामिल जो तमाम दल हैं, वो अब एक दूसरे की जीत में एक दूसरे को जोड़ने लगे हैं, एसोसिएट करने लगे हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है, जो इस बात की ओर इशारा करती है वरुण, कि अब ये जो तमाम विपक्षी एकता है ना, वो तस्वीरों में नहीं रहेगी, वो और ज्यादा दिखाई देगी। मायावती से जुड़ी खबर है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को उत्तराखंड के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और भाजपा और कांग्रेस दोनों को निशाने पर लिया। उत्कर्ष, मायावती ने और क्या कुछ कहा, और एक सवाल ये भी कि बसपा यूपी के बाहर काफी एक्टिव दिख रही है, इसकी क्या वजह है? अभी आपने हरियाणा को लेकर बताया, तमाम समीकरण बताए, उत्तराखंड वाले समीकरण पे भी हम चाहेंगे कि आप थोड़ा रोशनी डालें। आज बैठक हुई थी, ये बैठक हुई है और इस बैठक में भी उत्तराखंड से आए तमाम बड़े नेता, जो बहुजन समाज पार्टी के जमीनी नेता हैं, काडर से जुड़े नेता हैं, वो मौजूद थे। ये तमाम जो नेता हैं, ये दरअसल एक रिव्यू दे रहे थे बहुजन समाज पार्टी को, वहां पर हालिया जो चुनाव हुए उसको लेकर। और वहां पर बीएसपी का थोड़ा नुकसान भी हुआ है उपचुनावों में। एक दो सीटें थी जो बीएसपी के खाते से निकली हैं, और जो वोट शेयर होता था उसमें भी कमी आई है। तो ये एक रिव्यू मीटिंग क्या कारण रहे उत्तर कि, अगर मेरी आवाज आपको आ पा जी, रही है वरुण? जी, उत्तर हाँ, तो जी। कारणों पर चर्चा हुई कि क्या कारण रहे, क्यों वोट शेयर कम हो रहा है, क्या चीजें हैं। उसी क्रम में वही जवाब है जो हरियाणा के मामले में था, कि बहुजन समाज पार्टी अब उत्तर प्रदेश से बाहर देख रही है, अपने वोट विस्तार के, अपने परसेंटेज विस्तार के और अपनी पार्टी के विस्तार के लिए। पार्टी के ब्रांड नेम में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मैंने आपको कहा कि बसपा पुरानी पार्टी है, लोगों के बीच जानकारी है, पार्टी की नाम पता है, तमाम चीजें जानकारी है। लेकिन दिक्कत यह है कि पैठ नहीं बन रही है, लोगों का वोट नहीं मिल रहा, वो विश्वास हासिल नहीं हो रहा। तो अब उत्तराखंड को लेकर रणनीति अभी से बनाई गई कि आगे आने वाले जो चुनाव होंगे, और वो चाहे उपचुनाव क्यों ना, और मैं आपको बोल रहा हूं, बसपा की जो सबसे बड़ी रणनीति में बदलाव हमको देखने को मिलेगा आगे आने वाले वक्त में, वो ये कि बसपा जो चुनावों से दूरी रखती थी, मुझे लगता है सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में, जहां उनको लगता है उनका जनाधार है, वो उपचुनावों में लड़ती आपको दिखाई देगी। उत्तराखंड में अभी से ये मान लीजिए आप कि संगठन की दृष्टि से अगर फेरबदल होने हैं, क्योंकि हार के बाद सबसे अच्छा मौका होता है फेरबदल कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त में जो चुनाव आएंगे उससे ठीक पहले आप फेरबदल करेंगे तो जिन नेताओं को आप जिम्मेदारी देंगे उनके पास काम करने का वक्त नहीं मिलता। और उसी तरीके का ये रिव्यू हुआ है, कमियों की बात भी हुई है, और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में इसका एक्शन भी देखने को मिलेगा जब आप स्टेट यूनिट में कुछ बदलावों को देखेंगे तो। वरुण, बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया उत्कर्ष, बहुत बहुत आपका, और इस तमाम जानकारी जो आपने दी उसके लिए। उम्मीद है तमाम खबरें, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे यूपी की बात के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।